नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उसरी चट्टी कांड में 3 जनवरी को माफिया मुख्तार अंसारी की गवाही होनी है और इस दौरान गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी का आमना सामना होगा। दरअसल साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था, जिस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी वादी है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से ब्रजेश सिंह को जमानत मिली हुई है। एक बार फिर से इसी मामले पर गवाही के लिए मुख्तार को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां इस मामले के आरोपी माफिया ब्रजेश सिंह से उसका आमना सामना होगा। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, गाजीपुर के एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में 3 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। उसरी चट्टी कांड 2001 में हुआ था, जबकि पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था और इस मामले में मुख्तार अंसारी वादी हैं और उन्होंने आरोप लगाया था ब्रजेश सिंह व एक अन्य के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था और इस मामले में अब गवाही होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है और क्योंकि मुख्तार अंसारी बादा जेल में बंद हैं तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें गवाही के लिए पेश होना है। इसके साथ ही साथ जो अभियुक्त हैं ब्रजेश सिंह माफिया पूर्वांचल के कहे जाते हैं, उन्हें भी इस मामले में पेश होना है। तो दोनों का आमना सामना होगा, क्योंकि दोनों पूर्वांचल के बड़े माफिया कहे जाते हैं, तो इसलिए सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बादा जेल से गाजीपुर ले जाना एक बड़ी चुनौती है मुख्तार अंसारी को। तो अब ये देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस किस तरह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि इस उसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है और वो जमानत पर है। जी सर्वेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी, 3 जनवरी को पेशी होनी है। बांदा से ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी को और इस मामले में वादी हैं, यानी कि शिकायत करता है मुख्तार अंसारी। उनके काफिले पर हमला हुआ था, 3 लोगों की मौत हो गई थी उस हमले में। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर पथराव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आधा दर्जन लोग पथराव करते हुए दिख रहे हैं। महिला समेत कई लोग हैं जो कि पथराव कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। पथराव में एक पक्ष के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। प्लॉट बाउंड्री की मरम्मत कराने के दौरान दूसरे पक्ष पर हमला हुआ है और बीते शनिवार की ये पत्थरबाजी बताई जा रही, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। 4 नामजद सहित करीब 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थाना कुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडा खेड़ा मार्ग स्थित मुरारी नगर इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। जमीन को लेकर विवाद और इसमें पत्थरबाजी किस तरह से हो रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जारी है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। नेतृत्व या फिर पीएम का चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा, ये भी उन्होंने कहा। एनडीए में 18 से ज्यादा दल है। इसमें ऐसे बहुत से दल हैं मोदी जी के साथ जिनको कल तक वो देशद्रोही कहते थे, जो 1 या 2 सीट पे है, उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो वक्त का तकाजा है कि एक गठबंधन का मुकाबला दूसरा गठबंधन करे। तो इसीलिए जो गैर एनडीए के लोग हैं उनको सबको एकजुट होना चाहिए, ये वक्त का तकाजा है। जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, 77 में किसका नेतृत्व था उभरा, 89 में किसका नेतृत्व था, 2009 में किसका नेतृत्व था, 2004 में किसका नेतृत्व घोषित था। तो वो तो चुनाव के बाद अपने आप, यही तो लोकतंत्र की खूबी है, उभर आएगा। और इसी बीच नए साल के मौके पर यूपी बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। कल से 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं। बीएल संतोष पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और साथ ही आगामी कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे। आने वाले समय में निकाय चुनाव होना है, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में बीएल संतोष पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है।
कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा है और यहाँ पर तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ में वो बैठक करेंगे और आगामी चुनाव रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष महामंत्री संगठन धर्मपाल बैठक कर रहे हैं बीएल संतोष के दौरे को लेकर और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो तमाम निगम, आयोग और बोर्डों में पद खाली हैं उनको भी भरने को लेकर जो नामों का पैनल बनाया गया है उस पर भी मंथन किया जाएगा। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि दोनों पार्टियां एक परिवार और विशेष जाति का हित देखती हैं। बीजेपी सरकार में सभी जातियों का विकास हो रहा है, ये बात भी उन्होंने कही। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यही वजह है कि लोगों का भरोसा बीजेपी में बढ़ रहा है। विपक्ष के लोगों की आरक्षण का विषय उनके परिवार और उनकी जाति तक सीमित रहा है। बसपा के समय अनुसूचित जाति में एक विशेष जाति, एक विशेष परिवार, उनका परिवार की भूमिका रही। ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ भी एक परिवार, एक जाति रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबके कल्याण के लिए, उनके सबको आरक्षण में उनका अधिकार मिले, हम लोग इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये उन्हीं के समय की एक आदेश है माननीय न्यायालय का। 2010 के पंचायत चुनाव, 2012 के नगर निकाय चुनाव, फिर 2015 के पंचायत चुनाव, फिर 2017 के नगर निकाय चुनाव, बाद में हमारी सरकार के समय 2021 में पंचायत चुनाव इसी आधार पर हुए हैं। लोग कोर्ट गए, कोर्ट कौन लोग गए ये सब आपको जानकारी है। सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी, कोर्ट आरक्षण की अवधारणा भी प्रकाशित हो गई थी, फाइनल सूची आने वाली थी। लेकिन माननीय न्यायालय के कारण कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ है। सरकार न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश के आधार पर हम लोग ने ट्रिपल टेस्ट कराकर पिछड़े वर्ग के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बना दिया है और समय के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट का जैसा मार्गदर्शन होगा उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आरक्षण के प्रति समाज के सब वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। इसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। कोर्ट कौन गए हैं लोग, आप उसकी समीक्षा करो। समाजवादी पार्टी के लोग ही अदालत में गए हैं जो, और जनता को गुमराह करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। हमारा संकल्प है आरक्षण को कोई भी चुनाव बगैर पिछड़े वर्गों के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। सर, कल बीएल संतोष जी आ रहे हैं, बैठक करेंगे, क्या कुछ है कार्यक्रम? भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, एक प्रवास है उनका, चक्रीय प्रवास होता है राष्ट्रीय महामंत्रियों का। उसके प्रवास के अंदर पूरे देश भर में उनका क्रम से आना जा, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कल आ रहे हैं। उनके भी अलग अलग ग्रुपों में संगठनात्मक बैठकें हैं। जो पुराने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं पार्टी के, उन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और आगे मार्गदर्शन करेंगे कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो 2 दिन का प्रवास है, एक रूटीन प्रवास है और ये कार्यक्रम चलती, पार्टी के जो भी कार्यक्रम अभियान है उनकी समीक्षा वो करेंगे। नए साल पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस, बीजेपी, एसपी पर हमला बोला है। एसपी पर अति पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगाया है उन्होंने। मायावती का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एसपी की रही सरकार ने भी अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं देकर उनके साथ हमेशा छल करने का काम किया। वर्ष 2022 के अंत में यूपी की सियासत में उठा ओबीसी आरक्षण का मसला अभी शांत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती ने वर्ष 2023 के पहले ही दिन 17 अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर सपा सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि इन 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण सपा की वजह से नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को भी सलाह दी है कि वो किसान और गरीब मजदूरों के लिए नीति और नियत में बदलाव लाए। साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाएं। उनका कहना है 85% वंचितों और शोषितों को शक्ति देकर ये काम बसपा ने पहले ही कर दिया था। कैमरामैन प्रकाश के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मायावती ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने फिर मायावती पर पलटवार किया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मायावती अपना शासन याद कर लें, बीजेपी सरकार गरीबों की मदद कर रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। वाजपेयी जी ने आज बसपा प्रमुख सुबह एक ट्वीट किया है, प्रेस नोट भी जारी किया। आरोप लगाए भाजपा धन्ना सेठों को सुविधा देती जब गरीब और किसान इससे वंचित हैं। आदरणीय मायावती जी का ये बयान शायद उनको स्वयं का आकलन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गरीबों का और किसानों का ध्यान नहीं है तो किस सरकार के कार्यकाल में रहा है? जहां तक गन्ना मूल्य भुगतान का विषय है तो सर्वाधिक प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान का इस सरकार के कार्यकाल में, डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में है। आम आदमी को, गरीब आदमी को कोरोना काल से जो निःशुल्क राशन मिल रहा था 80 करोड़ लोगों को, उसे आज से फिर 2023 के लिए पूरा जारी कर दिया गया। आज से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो गरीब कल्याण और किसानों को जो सरकार ने सम्मान निधि दी है, फसल बीमा योजना दिया है, क्या इस सब चीजें किसान के लिए लाभकारी नहीं है? मायावती जी का ये आरोप कतई बेबुनियाद है और उनकी हताशा और निराशा का प्रतीक है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया है कि जो भाजपा का वादाए 22 था वो लफाजी नुमाइश था। क्या कहेंगे आप इस पे? तुकबंदी बनाने के लिए तो धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी का, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी तुकबंदी सत्यता से बिल्कुल परे है। हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादा किया था 2022 में किया था ना, अभी तो 22 खत्म हुआ है और 2022 का किया हुआ वादा 27 तक के लिए हमारा वादा है। 100% हम लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करेंगे और यह उदाहरण देंगे कि किसी अन्य राजनीतिक दलों ने, क्षेत्रीय दलों ने जो सरकारें उत्तर प्रदेश में चलाई हैं, कभी अपने लोक कल्याण संकल्प, अपने चुनावी घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी एक ही परिवार की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में हैं। सर, नया साल है, आज से शुरुआत हो रही है, क्या संकल्प है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर? मैं पूरे प्रदेशवासियों को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रदेशवासियों के सभी के घरों में सुख, संपत्ति, वैभव का वास हो। आने वाले वर्ष में उनकी जो इच्छाएं हैं वो ईश्वर पूरा करे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे और बढ़े। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इतनी बड़ी संख्या में इन्वेस्ट आए कि प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आ जाए और हमारे प्रदेश के सभी नौजवानों को जो रोजगार की तलाश में है, सबको रोजगार करने का अवसर मिले। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती का आज एक ट्वीट आया है, बयान आया है उनका। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अति पिछड़ों का आरोप लगाया कि इनकी वो लगातार उपेक्षा करते रहे और भाजपा पर भी लगाया। दरअसल समाजवादी पार्टी के में सब लोग जानते हैं कि वो सिर्फ एक परिवार की पार्टी है और कभी भी जब अवसर आते हैं तो केवल अपने घर को ही मजबूत करने का वो लोग काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज, SC/ST समाज के साथ सर्व समाज को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए आगे बढ़ती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम किया। ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अति पिछड़ों, सभी समाज के लोगों के साथ में खड़ी है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास की रणनीति पर काम करती है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और यूपी विधानसभा के 3 बार के अध्यक्ष रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की सेहत खराब होने के बाद उन्हें प्रयागराज में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 दिन पहले उन्हें भर्ती करवाया गया था। आज उनकी हालत में सुधार होने के बाद उन्हें आईसीयू से बाहर किया गया है। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को 30 दिसंबर 2022 को शरीर में पोटेशियम और सोडियम की कमी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से निजी अस्पताल एक्यूरा क्रिटिकल केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां आईसीयू में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। यहां उन्हें पहले ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, हालांकि आज तीसरे दिन ऑक्सीजन सपोर्ट हटाया गया है। उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया गया है। त्रिपाठी जी की सेहत में पहले से सुधार है।
ये परसों आए थे तो इनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था, 83% था ऑन ऑक्सीजन। और इनका जब टेस्ट कराया गया तो CO2 रिटेंशन बहुत ज़्यादा था और हाइपोक्सिया था, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था, सोडियम लेवल काफ़ी कम था और ये कुछ दिनों से बेड रिडन चल रहे थे। तो इनको कुछ फीडिंग प्रॉपर नहीं मिल रही थी, तो शरीर में प्रोटीन की बहुत डिफिशियंसी थी, एल्बुमिन लेवल कम था। तो हम लोगों ने इन्हें बाईपेप सपोर्ट पे रखा था। तो नेक्स्ट डे ही ये काफ़ी इम्प्रूव हुए। सारी मेडिकेशन के बाद आज उनको हमने व्हील चेयर पर भी बिठाया है, तो आज काफ़ी बेटर कंडीशन पे हैं और ऑक्सीजन पे हैं। इम्प्रूव हो रहा है? हाँ, कल परसों से काफ़ी इम्प्रूवड हैं। आज एम्बुलेशन भी कराने की कोशिश कर। ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी, उसके बाद थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से दिया गया था घर पे ही, तो बेटर हुई थी, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है यहाँ पर उनको शिफ्ट करूँगा। तो परसों मैंने यहाँ पर करीब 2 बजे, 1:30-2 बजे यहाँ शिफ्ट किया था। अभी क्या स्थिति? अभी मेरे हिसाब से उस दिन से तो बहुत अच्छी है। बाकी आपको डॉक्टर, हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ था। हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ था, ये पिछली 8 तारीख को। देश के जाने माने राजनीतिज्ञ, इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और कानूनविद पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी की सेहत खराब होने के बाद उन्हें प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दरअसल उनके शरीर में पोटेशियम और सोडियम का लेवल नीचे गिरा था, इसके साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा था, जिसके चलते उन्हें 30 दिसंबर 2022 को क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया। वहां पर उपचार चल रहा है। चिकित्सकों की माने तो अब उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और जिस तरह से इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, उसके बाद आज उन्हें तीसरे दिन व्हील चेयर पर भी बैठाया गया है और लगातार डॉक्टरों की निगरानी की जा रही है। डॉक्टरों का मानना है कि जिस तरह से सेहत में सुधार हो रहा है, अगले 2-3 दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। शाहजहांपुर में भी नया साल धूमधाम के साथ मनाया गया। एक तरफ जहां लोग नए साल के जश्न में डूबे थे, तो दूसरी तरफ मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता भी नजर आया। पर्यटन स्थल हनुमत धाम पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। पर्यटन स्थल पर लगे मेले को देखते हुए आयोजकों ने एक सेल्फी पॉइंट भी यहां पर तैयार किया था। बुंदेलखंड में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम योगी की पहल अब रंग लाने लगी है। नए साल के मौके पर शिवतांडव, गोरखगरी पर्वत, इसके अलावा चंदेल कालीन सूर्य मंदिर समेत सरकारी पार्कों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। ऐतिहासिक स्थलों पर साफ सफाई सुरक्षा को देखकर महिलाओं ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दिया है। सहारनपुर में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया। सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, पीड़ित के साथ थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि मिर्जापुर के रायपुर गांव में ईसाइयों की ओर से जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा था। पीड़ित का आरोप है कि उसका और उसकी बहन का पैसों के लालच में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर इनकी बात सुनी और इनको थाने लेकर गए। के गांव रायपुर में ईसाइयों के द्वारा हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो पता चला कि वहां पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां से जिनका जो पीड़ित परिवार थे उनको लेकर थाने में आए हैं और कोतवाल साहब को उनका प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिलवाया है और हमारी प्रशासन से यही मांग है, जो ये क्षेत्र में भेड़ क्षेत्र के अंदर ईसाइयों का धर्मांतरण किया है, ईसाई हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं। उधर मऊ के सोहिलपुर के नदवा सराय में धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की पाठशाला पर धावा बोल दिया और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और यहां से एक पादरी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के मुताबिक भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसकी जानकारी उन्हें मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बाहरी दिल्ली के कंझावाला इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां स्कूटी सवार एक युवती को कार सवार
ने टक्कर मारी और कार में फंसी लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई। लड़की का शव संदिग्ध हालात में मिला। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती एक कार्यक्रम में ड्यूटी कर स्कूटी से अमन विहार स्थित अपने घर लौट रही थी और इसी दौरान कार सवार 5 आरोपी शराब के नशे में स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारते हैं। लड़की कार के नीचे फंस जाती है और कार सवार उसे कई किलोमीटर तक घसीटते हुए लेकर जाती है। दिल्ली स्थित सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। युवती के शव की पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है। आरोपी युवकों का कहना है कि वो शराब के नशे में थे और कार में तेज आवाज में गाना भी बज रहा था। इस वजह से उन्हें कार में युवती के फंसे होने का पता नहीं चला। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। बाराबंकी के जिला कारागार में कैदी इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। जी हां, यकीनन ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन कैदी इन दिनों इसी काम में जुटे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। इस जेल के कैदी हथियार नहीं हल उठाते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिला कारागार में बंद 1600 कैदियों ने चंद दिनों की ट्रेनिंग में पहाड़ों पर मुश्किल से होने वाले फल स्ट्रॉबेरी को मैदानी इलाके की जमीन पर उगा दिया। दरअसल अपर जिला अधीक्षक और जेलर की पहल पर कैदियों को स्ट्रॉबेरी की ट्रेनिंग दी गई थी। फिर क्या था, कैदियों ने खेती शुरू की और चंद दिनों में लाल सोना कहे जाने वाली स्ट्रॉबेरी की फसल लहलहा उठी। अपर जेल अधीक्षक ने उठाया बीड़ा, बंदियों को नई जिंदगी देने की कोशिश। कौशल विकास मिशन के तहत खेती की ट्रेनिंग, 1600 कैदी किए गए प्रशिक्षित। कैदियों ने लगाए स्ट्रॉबेरी के पौधे। 4 महीनों में स्ट्रॉबेरी की फसल हो गई तैयार। स्ट्रॉबेरी को बाजार में बेचने की तैयारी। कारागार के अपर जेल अधीक्षक पीपी सिंह ने गंभीर अपराध में बंद अपराधियों को मुख्य धारा में जोड़ने के मकसद से कौशल विकास मिशन के तहत अलग अलग कार्यों का प्रशिक्षण दिलाया, ताकि कैदी रिहाई के बाद अपराध का मार्ग छोड़ दें और सही रास्ते पर चलते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। खेती सीख रहे हैं यहीं पर। किस चीज की? स्ट्रॉबेरी की खेती सिखाई गई है जेल में, जेल प्रशासन की तरफ से। तो किस तरह से कर रहे हैं इसको, कुछ बताएंगे? जी, इसको जैविक खाद बनाई जाती है। गोमूत्र से जैसे तैयार हुई गोबर की खाद से जैविक खाद तैयार करके वही बनाई गई, वो इसमें डाला जा रहा है। 3 कारागार की करीब 1 बीघा जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू हुई है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में कैदियों ने मिलकर स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए और जनवरी में स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार हो गई, जिसके बाद जेल प्रशासन स्ट्रॉबेरी की पैकिंग कर बाजार में बेचने के लिए उपाय कर रहा है। कौशल विकास मिशन के तहत हुनर पाने वाले कैदी काफी खुश हैं और कैदियों ने जेल से सजा पूरी कर बाहर निकलने पर अपराध का रास्ता छोड़कर खेती कर परिवार चलाने की बात कही है। देखना दिलचस्प होगा कि जेल में मिला खेती का हुनर बंदियों की जिंदगी को बदलने में कितना कारगर साबित होता है और बंदी जेल से निकलने के बाद इस हुनर का कितना लाभ उठा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।